नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीवानी मुकदमे के बारे में। एक सिविल सूट के अंदर जब कोई सिविल सूट दाखिल करता है तो बहुत ही मेहनत से करता है और उसमें वादी एवं प्रतिवादी को सुनवाई का पूरा अवसर मिलता है। तो होता है क्या है दोस्तों, जबकि वादी कोई सिविल सूट किसी न्यायालय में फाइल करता है और प्रतिवादी को समन्स जाते हैं, नोटिस जाता है, और प्रतिवादी जो है उस पहली तारीख में जो सुनवाई के लिए नियत है या प्रकरण के चलने के दौरान भी जब कभी उसकी पेशी है, उसकी तिथि है, उसकी सुनवाई की तारीख लगी है और वह अनुपस्थित हो जाता है, तो उसके विरुद्ध जो एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है, एक्स पार्टी हो जाता है, तो डिसमिस डिफॉल्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब मेरे केस में क्या होगा, अब इसको मैं फिर से कैसे सुधारूं, या मैं इसको कैसे नंबर पे लाऊं, या इसको कैसे पुनर्स्थापित करूं। तो एक समस्या हो जाता है, और जिसे कानून की कम जानकारी है या लोग गांव में, देहातों में या छोटे कस्बों में रहते हैं, इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और हताश निराश हो जाते हैं। इसके साथ ही कई मामले ऐसे होते हैं कि जहां नोटिस तो मिली, और नोटिस मिलने के बाद आपने जा करके एक वकील को पकड़ा, वकील को सारी चीज़ें समझा दी, जो सारे तथ्य फैक्ट्स थे केसों से समझा दिए, वकालतनामा भी भर दिया, वकालतनामा फाइल कर दी गई, और फिर कुछ अरसे तक जो है आप वकील से संपर्क करना भूल गए, और उचित फीस मिली नहीं मिली, वकील की अपनी क्या जिम्मेदारी होती है, उस पर एक अलग से चर्चा करेंगे और एक अलग वीडियो बना भी रखा हूं मैं उस पर। और उस नियत तारीख को दोस्तों, अगर वो आपका वकील जिसको कि आपने नियुक्त किया था उपस्थित नहीं होता है और आप भी उपस्थित नहीं होते हैं, तब की स्थिति क्या बनेगी। और ऐसी स्थिति में एक्सपार्टी हो जाता है तो भी क्या होता है कि सुनवाई बंद नहीं होती है, वादी के प्रकरण की सुनवाई चलती रहती है, और उसमें एक एक्सपार्टी आर्डर, निर्णय, डिक्री पारित कर दी जाती है। तो वो जो एक्सपार्टी निर्णय एवं आज्ञप्ति है, ऑर्डर और डिक्री जो पारित कर दी गई है, अब उस डिक्री और ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए क्या प्रावधान है, इन सब चीजों के बारे में मैं विस्तार से आज आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाला हूं और जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैनल आप लोगों को कानूनी रूप से विधि की जागरूकता के लिए, अवेयर करने के लिए मेरे द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि कानून जन जन तक पहुंचे, और कोई भी व्यक्ति सिर्फ कानून न जानने के कारण, विधि की जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उसको न जानने के कारण अपने किसी अधिकार से वंचित न रह जाए। तो दोस्तों, चलिए अब हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जब भी कोई वाद फाइल की जाती है, कोई भी वादी जो है सिविल सूट फाइल करता है, तो सामान्यतः उसको जांच में रखा जाता है 3 दिन के लिए, और 3 दिन में जब उसकी जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसको जज जो होता है उसको रजिस्टर कर लेता है। और जब रजिस्टर केस हो जाता है, पंजीयन हो जाती है उसकी, तो उसमें नोटिस का कोर्ट ऑर्डर कर देता है। तो नोटिस का जैसे ही ऑर्डर होता है, जो वादी है उसमें तलवाना जमा करता है। तलवाना जमा करने के बाद संबंधित जितने भी विरोधी पक्षकार हैं, उन सभी विरोधी पक्षकारों को जो है नोटिस जाती है व्यक्तिशः उनके स्थायी पते पे, जहां वो निवास करते हैं, वहां पर नोटिस जाती है। अब नोटिस आपको तामील हो गई मतलब आपने नोटिस को ले लिया, और जो भी यहाँ से जो है मजकूरी गया है, पुलिसमैन गया है, या फिर जो भी कोर्ट का एजेंसी जिस माध्यम से भी उसको डाक से भी जाता है, रजिस्टर्ड नोटिस भी जाता है, तो उसमें जो पावती होती है उसमें लिखा होता है कि हाँ भाई, ये जो नोटिस आप इस न्यायालय के माध्यम से गई थी, हमने उसको तामील करा दी। और उस नियत तारीख में यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं, आप प्रतिवादी हैं और आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करती है, देखती क्या है कि ये जो नोटिस आपको भेजी गई थी, क्या वो नियमतः थी, क्या वो आपको विधिवत तामील की गई है या नहीं की गई है। तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं दोस्तों। तो उस प्रोसीजर में
कोर्ट अगर ये पाता है कि हाँ आपको नोटिस मिल गई थी और आपको इस तारीख की इस तिथि की जानकारी थी और उसके बावजूद भी आप जो है न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर देगा, जिसे कि एक्स पार्टी कर देना भी कहा जाता है। तो जब एक्स पार्टी आपके खिलाफ कर देगा तो फिर आपके बिना भी वादी के द्वारा प्रस्तुत उस वाद को सुनवाई आगे जारी रखेगा। और अब अगर आपको जानकारी हो जाती है कि अरे मेरे खिलाफ तो मामला चल रहा है, अब मैं क्या करूं, तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आदेश एक्स पार्टी का आदेश सिविल कोर्ट करती है दोस्तों, ये आदेश 9 नियम 6 के तहत करती है। आदेश 9 नियम 6 में क्या होता है कि जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया क्या है। वादी उपसंजात का होना मतलब सिर्फ वादी ही केस में आता है, प्रतिवादी नहीं आता है। जहां वादी की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता। उपसंजात का मतलब है उपस्थित होना। तो वहां क्या होता है, जब समन की तामील सम्यक रूप से की गई हो, विधिवत जो है सम्मन भेजा गया है और यदि साबित हो जाता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई है तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाए। जब समन तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है, यदि यह साबित नहीं होता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। जब समन की तामील तो हुई किंतु सम्यक समय में नहीं हुई, मान लीजिए 10 तारीख का समय निश्चित है और आपको जो है नोटिस मिल रहा है 11 तारीख को, तो वो सम्यक समय में नहीं हुई, आपको जिस दिन तारीख थी उसके एक दिन बाद हुई, तो जो है वो नहीं करेगा, दोबारा नोटिस देगा। और सम्यक रूप से तामील हो गई है और आप एक्स पार्टी हो गए हैं, तो आपको क्या करना है। तो इसके लिए दोस्तों 30 दिन का समयावधि है, लिमिटेशन है। जिस दिन आप एक्स पार्टी हुए हैं उस दिन से 30 दिन के अंदर एक आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 7 के तहत आप उसी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो उसमें जो है इसमें प्रावधान है, यदि आप लिमिटेशन में 30 दिन के अंदर ही कर देते हैं तो आपको गुड कॉज से मतलब है उचित कारण, किस कारण से आप जो है न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके वो आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपको 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद पता चलता है तो फिर आपको लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 के तहत यही आवेदन आदेश 9 नियम 7 के तहत लगाना पड़ेगा कि मान्यवर मेरे साथ ये समस्या थी, मैं बीमार था, मैं शादी में गया था या बाहर गया था, बच्चे बीमार थे या पत्नी बीमार थी या जो भी कारण रहा हो, उचित कारण गुड कॉज आपको दर्शाना पड़ेगा, उसके प्रमाण भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो फिर साधारणतः न्यायालय क्या करती है कि ये उसको पुनर्स्थापित कर देती है और जो एक्स पार्टी है उसको सेटिसाइड कर देती है और आपको प्रकरण में सुनवाई का अवसर देती है। क्योंकि कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय ये नहीं चाहता है कि किसी भी मामले में बिना गुण दोष के, बिना मेरिट के कोई आर्डर किया जाए। न्याय की यही मंशा होती है कि दोनों पक्ष अपने अपने फैक्ट्स, अपने अपने सबूत, अपने अपने गवाह न्यायालय के समक्ष रखें। उसके बाद जो उसमें निचोड़ मिलता है, जो विधि सम्मत होता है, कानून सम्मत होता है, वो आदेश न्यायालय उसमें करती है। तो दोस्तों, तो जब कभी भी आप ऐसी स्थिति आ जाती है तो जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपस्थिति के लिए अच्छा हेतुक माने कारण दिखाता है, वहां प्रक्रिया, जहां न्यायालय ने एक पक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपसंजात होता है और अपनी पूर्व अनुपसंजात के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है, मतलब कि अपनी अनुपस्थिति के लिए अच्छा कारण बताता है, वहां ऐसे निबंधनों पर, ऐसे शर्तों पर जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निर्दिष्ट करे। इसके लिए खर्चा भी निर्धारित करता है कि ठीक है, कोर्ट ये बोलती है कि आप 2000 रुपये आपको फाइन लगाया जाता है, परिव्यय लगाया जाता है, कॉस्ट लगाया जाता है कि आप जो है नियत तारीख पर नहीं आए और इसके कारण जो है न्यायालय का ये समय खराब हुआ और ये प्रक्रिया इतनी लंबी बढ़ गई थी। अब उसमें न्यायालय को निर्णय करना है कि वो प्रक्रिया बैक होगी, पीछे आएगी या नहीं आएगी। वो शर्तों के आधार पर जो है आपको
आपका आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। तो जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निर्दिष्ट करे उसे वाद के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा मानो वह अपनी उपसंजात के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था। जिस दिन आपको परमिट कर देगी कोर्ट, उस दिन से ये चीज हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने आवेदन नहीं दिया, एक्सपार्टी हो गया, आपने एक्सपार्टी रेस्टोर भी नहीं किया, तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। और ये प्रावधान ये है दोस्तों कि प्रतिवादी की उपसंजाति के 2 प्रक्रम पर होना संभव है। प्रथम, वाद की सुनवाई की अन्य तारीखों एवं तत्पश्चात किसी भी तारीख पर वाद की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई हो, उस अन्य बढ़ाई हुई तारीख पर अनुपसंजाति हो सकती है। यह नियम प्रथम सुनवाई की तारीख की अनुपस्थिति के संबंधित है। मतलब प्रथम उपस्थिति का मतलब जिस दिन पहला नोटिस मिला उसके बारे में है, तो संबंधित है। एवं वाद की सुनवाई की तारीख आदेश 17 नियम 2 संबंधित है, वो एक अलग चीज है, वो स्थगन से संबंधित है। साथ ही यह नियम उस नियम को लागू होता है जबकि प्रतिवादी वाद की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई हो और उस दिनांक को प्रतिवादी उपसंजात होकर यह चाहे कि न्यायालय उस प्रकरण पर वापिस पहुंचे, वह लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता था। उस परिस्थिति में प्रतिवादी को इस नियम के अधीन आवेदन कर अच्छा हेतु बताना आवश्यक होता है। तो प्रथम सुनवाई के दिन जैसे आप आते हैं, तो प्रथम सुनवाई के दिन करना क्या होता है, जो वाद होता है, जो सूट होता है, उसका आपको जवाब दावा देना होता है। तो जवाब दावा जो है आपके डिफेंस का, आपके बचाव का और आपका, जैसे कि वादी के लिए दावा जो होता है वो महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रतिवादी के लिए दोस्तों जवाब दावा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आपका जवाब दावा का अवसर खत्म हो गया और आप एक्सपार्टी भी हो गए, तो आपको चाहिए है कि भाई मुझे जवाब दावा भी होना है। तो जो भी आप अपने दावा अथवा जवाब दावा में लिखते हैं वो आपके प्रकरण का, आपके केस का जो है नींव होता है और उसी आधार पर आप अपने केस में बचाव करते हैं और आगे सबूत प्रस्तुत करते हैं। तो जब आपका केस जो है एक्सपार्टी हो गया और आपका जवाब दावा का अवसर भी खत्म हो गया, तो जब आप आदेश 9 नियम 7 का आवेदन पत्र लगाएंगे तो उसके साथ आप जवाब दावा का भी अवसर मांगते हैं पहली सुनवाई में। और यदि मान लीजिए आपने जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया है और उसके बाद आप एक्सपार्टी होते हैं, तो क्या प्रक्रिया है दोस्तों? अच्छा हेतु बताना आवश्यक होता है, अर्थात प्रतिवादी अपने विरुद्ध दिए गए एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना चाहता है, तभी उसे अच्छा हेतु बताना आवश्यक है। किंतु वह जिस प्रकरण पर उपस्थित होता है उसी के आगे वाद की आगे की सुनवाई में भाग लेना चाहता है, तब न्यायालय की किसी प्रकार की अनुमति लेने अथवा आवेदन देने अथवा अच्छा हेतु बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई उसमें आपको बैक से पीछे से कोई लेना देना नहीं है, आगे हम प्रकरण में उपस्थित होना चाहते हैं, तो फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसमें आप भाग ले सकते हैं और उसमें किसी भी आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। उसके आगे वादी द्वारा जो साक्षी के बयान लिए जाए उनका प्रतिनिरीक्षण कर सकता है, स्वयं का एवं अपने साक्षियों द्वारा करा सकता है, वह आगे की समस्त कार्रवाइयों में वो भाग ले सकता है। तो ये जो है न्याय दृष्टांत दोस्त देवीदास बनाम सुंदरदास AIR 1944, बहुत पुराना है, नागपुर का है, ढूंढने से कहीं भी मिलेगा। देवीदास बनाम सुंदरदास AIR 1944 नागपुर 77। और देवानंद बनाम अछैबर AIR 1954 इलाहाबाद हाई कोर्ट 361, ये इसमें कहा गया है दोस्तों। आगे है, यदि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही की जाती है और पक्षकार घड़ी की सुइयों को पीछे करने की इच्छा किए बिना, मतलब जहां तक मामला पहुंच चुका है उस मामले से बिल्कुल घड़ी की सुई की तरफ बैक टू प्रोसीडिंग जाने की इच्छा किए बिना मामले के बाद के प्रकरण में कार्यवाहियों में भाग लेना चाहता है, तो पक्षकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक पक्षी कार्यवाही करने के संबंध में किए गए आदेश को निरस्त करावे। ऐसी स्थिति में वह उसकी अनुपस्थिति में हुई कार्यवाही को निरस्त नहीं कर सकता, किंतु आगे की कार्यवाही में अवश्य भाग ले सकता है। ये इसका न्याय दृष्टांत है ओम प्रकाश बनाम अमरजीत सिंह 1989 मनीषा सुप्रीम कोर्ट नोट 40 पेज नंबर 226। ये भी एक अच्छा नया दृष्टांत है और ये मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट का है और 1989
89 का मामला है। तो ये तो दोस्तों तब की स्थिति है कि जब आपने जवाब दावा दे दिया है और आगे के किसी प्रकरण पर आप एक्सपार्टी हो गए हैं और कोई गुड कॉज या कारण नहीं है, तो आगे फर्दर प्रोसीडिंग में भाग आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी राय है कि चाहे भले ही विलंब हो गया हो, न्यायालय में आदेश 9 नियम 7 का आवेदन पत्र दे करके मामले को पुनर्स्थापित जरूर करना चाहिए, जिससे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपका लैप्स ना हो, आप कोई भी अवसर न गंवाएं आप, और आप केस के प्रकरण में किसी भी हर प्रकार से जो है उसमें भाग ले सकें। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एक्स पार्टी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा आदेश 9 नियम 13। अभी आपको जितनी भी कार्रवाइयां बताई ये आदेश 9 नियम 7 का था एक्स पार्टी सेटिस्फाइड कराने के लिए। अब आदेश 9 नियम 13 क्या कहता है दोस्तों, जब आप इन्हीं कारणों से आपका केस एक्सपार्टी हो जाता है और वादी का केस आगे बढ़ जाता है, वादी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वादी उसमें अपने आर्गू प्रस्तुत करता है और आपके विरुद्ध एक्सपार्टी आर्डर और डिक्री पारित हो जाती है, एक्सपार्टी निर्णय एवं आज्ञप्ति आपके विरुद्ध पारित कर देता है न्यायालय। कई बार नहीं भी करता है अगर उसके केस में दम नहीं है, और जो अनुतोष जो रिलीफ वादी ने मांगा है, भले ही आप एक्सपार्टी हो गए हों, लेकिन उसके बाद भी वादी का सूट खारिज भी होता है। लेकिन ऐसा कम ही होता है, क्योंकि जो वादी होते हैं वो अपने दावा को पुख्ता तौर पे प्रस्तुत किए होते हैं और पुख्ता तौर पर ही उसको प्रमाणित किए होते हैं, तो सामान्यतः उसका जो दावा है, वाद है, स्वीकृत कर लिया जाता है। तो दोस्तों जब आप एक्सपार्टी हो जाते हैं और आपके विरुद्ध पूरा मामला एक्सपार्टी सुनवाई की जाती है, हियरिंग की जाती है और आपके विरुद्ध एक्सपार्टी आर्डर निर्णय डिक्री पारित की जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या है, उसी न्यायालय में जिस न्यायालय ने आपके विरुद्ध वो आर्डर पारित किया है, उसके यहाँ आदेश 9 नियम 13 के तहत आपको एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसका भी वही शर्त है, 30 दिन के अंदर है। 30 दिन के अंदर या 30 दिन के भीतर आप उसको कर सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर भी कर सकते हैं। और किसी कारण से आपने नहीं किया है तो उसको बाद में भी वही लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 का एप्लीकेशन लगा करके उचित कारण गुड कॉज बताते हुए आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं और कुछ टिप्स हैं, और जिसको न्यायालय ध्यान में रखती है कि वकील की उसमें गलती थी, किसकी गलती से एक्सपार्टी हुआ, आपकी गलती से हुआ, उन सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि जब आपके विरुद्ध एक्सपार्टी डिक्री या निर्णय हो जाती है तब आपको क्या करना है। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए, किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के लिए आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई है। और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है, उसको न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि समन की तामील जो है सम्यक रूप से नहीं की गई थी, उसको जो नोटिस मिला था वो प्रॉपरली नहीं किया गया था, या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त कारण के कारण जो है वंचित रह गया, तो खर्चों के बारे में तो कॉस्ट के आधार पर न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे शर्तों पर जो न्यायालय ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है, कई प्रतिवादी भी होते हैं, उसमें एक प्रतिवादी, जैसे मान लीजिए बाकी के प्रतिवादी आ रहे हैं और 1-2 प्रतिवादी नहीं आ रहे हैं और एक ही 2 प्रतिवादी के विरुद्ध एक्सपार्टी हुई है, तो जहां तक उस डिक्री में उस संबंधित प्रतिवादी के विरुद्ध वो डिक्री आदेश है, उस प्रतिवादी के विरुद्ध है, वहां तक वह अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। और ऐसा अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपके विरुद्ध जो एक्सपार्टी निर्णय और डिक्री आपके विरुद्ध पारित की गई थी वो अपास्त कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी और बैक टू प्रोसीडिंग फिर से वहां चली जाएगी और फिर वहां से आपको संपूर्ण अवसर दिया जाएगा
जब आप दावा का भी अवसर दिया जाएगा, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर दिया जाएगा, आर्गुमेंट करने का अवसर दिया जाएगा, आपको संपूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। लेकिन ये थोड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन सामान्यतः न्यायालय गुण दोष और मेरिट पर आदेश पारित करने के लिए ऐसे आवेदनों को, अगर अच्छा कारण हो आपके पास, तो उसे स्वीकार कर लेता है। तो ये दोस्तों आपके डिग्री एक्स पार्टी डिग्री के संबंध में था। अब इसमें जो है न्यायालय जब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जब अनेक प्रतिवादी में से केवल एक प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री निरस्त करने की कार्यवाही करता है, तो न्यायालय को संपूर्ण डिक्री से संबंधित एक पक्षीय आदेश निरस्त करना चाहिए, अन्यथा दो प्रकार की असमान डिक्री हो सकती है। इस पर भी एक निर्णय है दोस्तों, AIR 1989 उड़ीसा 185। जब प्रतिवादी को वाद का समन्स अंग्रेजी में दिया गया हो, नोटिस जो है अंग्रेजी में दिया गया हो, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वह नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, उसके विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री दी गई, ऐसी डिक्री निरस्त की जानी चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी पक्षकार को उसके अधिवक्ता की गलती से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। क्या होता है कि हमने भाई अधिवक्ता को जिम्मेदारी दे दी कि आप हमारे केस की पैरवी कीजिएगा, समय समय पर हमें बताते रहिएगा कब हमारी तारीख है, कब हमको जवाब देना है, कब रिप्लाई देना है, कब एविडेंस देना है, कब गवाह प्रस्तुत करना है। और वो अधिवक्ता अपने किसी गलती के कारण उस दिन उस तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, और उसकी गलती के कारण, उसकी अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि हमने तो उसे जिम्मेदारी दी है, केस में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। तो किसी भी अधिवक्ता की गलती के कारण, किसी वकील की गलती के कारण उस पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये सर्वमान्य सिद्धांत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे प्रतिपादित किया है। और मेरे पास एक ऐसे भी न्याय दृष्टांत है जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि ऐसे किसी कारण से एक्स पार्टी होता है तो संबंधित पक्षकार को दोबारा से नोटिस देना चाहिए। जब कोई अधिवक्ता खड़ा होने से इनकार कर देता है या उसकी चूक के कारण एक्स पार्टी होता है, तो ये न्यायालय का कर्तव्य है कि उसको, उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध एक्स पार्टी की गई है, उसको दोबारा नोटिस दिया जाना चाहिए। अतः विलंब के आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो देरी की क्षमा करते हुए आवेदन पर विचार करना चाहिए। अधिवक्ता की त्रुटि के कारण न्यायालय को यह अधिकार है कि वह एक पक्षीय डिक्री सशर्त निरस्त कर सकता है, शर्त भी लगा सकता है। वह चाहे तो हर्जाना देने की शर्त अथवा डिक्री अनुसार राशि के जमानत देने की शर्त भी रख सकता है। अधिवक्ता का अन्य न्यायालय में व्यस्त होना एक पक्षीय आदेश निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना गया है। ये एक सामान्य कारण है। आप बोलिएगा कि मैं सर सेशन में जो है था, वहां पर जो है सेशन ट्रायल कर रहा था और इधर ये हमारी पुकार हो गई तो मैं अन्य न्यायालय में व्यस्त था, ऐसा कोई कारण अगर उस आवेदन पत्र में लिखते हैं तो उसको पर्याप्त और गुड कॉज नहीं माना गया। जब आदेश पूर्ण हो और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न नहीं हो, तब पुनरीक्षण आवेदन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जब विवाह विच्छेद से संबंधित एक पक्षीय डिक्री हो और पति का निधन हो जावे, तब पत्नी उस डिक्री को चुनौती दे सकती है। किराएदार का यह कहना कि वह बीमार था, इस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री निरस्त की जावे। मालिक मकान ने इसका विरोध नहीं किया, अतः एक पक्षीय डिक्री निरस्त की गई। सामने वाला सहमत है और कोई विरोध नहीं करता है तो भी निरस्त किया जा सकता है। एक पक्षीय डिक्री निरस्त कराने हेतु प्रतिवादी को नियत दिनांक को अपनी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय डिक्री हो गई हो तो वह आदेश 9 नियम 13 के अधीन डिक्री निरस्त कराने हेतु आवेदन कर सकता है। विलंब के लिए क्षमा याचना संबंधी आवेदन अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया। उसका किया जाना आवश्यक होने से आवेदक तकनीकी आपत्ति से मान्य नहीं किया जाता। आपका जो विलंब है उसको क्षमा करने के लिए भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आपको लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 के तहत एक आवेदन पत्र पृथक से मैं शपथ पत्र के समर्थन के साथ देना चाहिए। इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन विधिक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है, वह वाद नहीं माना जाता। जो व्यक्ति विधिक कार्यवाही में पक्षकार नहीं होता उसमें मृत्यु का कोई प्रभाव ऐसी कार्यवाही पर नहीं होता। इसी कारण यह कार्यवाही उपसमित नहीं होती। अन्य आधारों पर धारा 151 के अंतर्गत, एसीपीसी का ही धारा है, 151 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नियम के अधीन केवल प्रतिवादी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। अवयस्क व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जिसकी मानसिक दशा विकृत हो,
वह इस नियम के अधीन आवेदन नहीं कर सकते। यह नियम एकपक्षीय अंतिम डिक्री फाइनल डिक्री को लागू होता है। बहुत सारे नियम और बहुत सारे टिप्स हैं दोस्तों। तो इसमें सामान्य बात यह है कि ऐसा कोई एक्सपार्टी ऑर्डर, ऐसा कोई एक्सपार्टी डिक्री आपके विरुद्ध पारित हो जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान सीपीसी के आदेश 9 नियम 7 और सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 में उपलब्ध है और आप उचित कारण, उचित परिस्थिति जो भी है उसको बता करके आपके विरुद्ध पारित की गई एक्सपार्टी आदेश और डिक्री को निरस्त कर सकते हैं और गुण दोष मेरिट पे आदेश न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है दोस्तों और ये विषय इतना है कि इस पे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को इससे संबंधित कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं और बहुत जल्दी ही एक नंबर मैं सर्कुलेट करूंगा जो अलग से मैं अभी अप्लाई किया हूं। उस पर मैं आपको शाम को, रात को जो है 8 से 10 तक समय दे सकूंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। मेरे इस नंबर पर मैं अभी इसलिए नंबर नहीं देता हूं कि मेरे अपने काम होते हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं, दिन भर मैं इसी में व्यस्त हो जाऊंगा, इसलिए अपने ये पर्सनल नंबर मैं नहीं दे पा रहा हूं। एक नंबर जो अभी मैंने अप्लाई किया है, बहुत जल्द मैं एक आध हफ्ते के अंदर आपको अपने किसी भी वीडियो में सर्कुलेट करके उसको दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट भी मुझसे सलाह ले सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।